हेलो स्टूडेंट, आपका प्राइम एकेडमी में मैं डॉक्टर एलसी ठाकरे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए प्रयोगशाला सहायक की परीक्षा के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट लेकर के आया हूं और केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक यौगिक और रासायनिक सूत्र। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को सहसंयोजक यौगिक के द्वारा। अब सहसंयोजक यौगिक होता क्या चीज है? हमको मालूम है सहसंयोजक यौगिक पढ़ना है तो सहसंयोजक यौगिक जिस बंध से मिलकर बना होता है उस बंध के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सहसंयोजक बंध। तो सहसंयोजक बंध क्या होता है? किन्हीं परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की आपसी साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। आपसी साझेदारी से बनने वाला बंध मतलब क्या होता है? जैसे मान लो हमने एक H2 अणु का निर्माण करना है, तो H2 अणु का निर्माण करना है तो ये हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक। ऑलरेडी इसका परमाणु क्रमांक ही एक ही होता है, ठीक है। और दूसरा हाइड्रोजन और ले लेते हैं, इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन हुआ। अब हमको H2 अणु का निर्माण करना है, मतलब क्या हो जाएगा? ये H प्लस H दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। न कोई देता है न कोई लेता है, बल्कि साझेदारी। ये एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और इस दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में मिल जाएंगे तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या बना लेंगे? बंध बना लेंगे। इस बंध को हम क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध कहते हैं। और इस प्रकार सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ करके क्या निर्माण हो गया? हाइड्रोजन अणु का निर्माण हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि सहसंयोजक बंध जो होता है दो परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की आपसी साझेदारी से बनता है। तो ये जरूरी नहीं है कि सहसंयोजक बंध केवल एक ही इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन भी भाग ले सकते हैं। जैसे O2 अणु में, ये O2 अणु में क्या होता है? O बॉन्ड O, तो यहां पर क्या होता है? इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, एक O के और दूसरे O का 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार 4 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ बंध बना लेंगे। तो यहाँ पर जो O2 अणु के बीच में जो बंध बना वो क्या बने? 2 बंध बने। मतलब यहाँ पर O डबल बॉन्ड O बराबर क्या हुआ? O2 अणु का निर्माण हुआ। तो इसी प्रकार एक सहसंयोजक बंध हम कह सकते हैं कि एकल बंध भी हो सकता है जैसे हाइड्रोजन के मध्य बना, द्विबंध भी हो सकता है जैसे ऑक्सीजन के मध्य बना, इसी प्रकार त्रिबंध भी हो सकता है जैसे नाइट्रोजन अणु के बाह्यतम कोश में N के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उसी प्रकार दूसरा अगर नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ये आपसी साझेदारी से अगर बंध बना लेंगे तो यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? N का निर्माण होता है, ये तब क्या बनेगा? N2। तो N2 अणु के बनने के लिए कितने बंध बने? 3 बंध। तो सहसंयोजक बंध यहाँ पर कितने प्रकार का कितना हो गया? त्रिबंध कहेंगे। अगर 2 बंध बनेंगे तो द्विबंध, और एक बंध बनता है तो उसको क्या बोलेंगे? एकल बंध कहते हैं। इस प्रकार सहसंयोजक बंध से मिलकर बने अणु को या यौगिक को हम क्या कहते हैं? सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से एक यौगिक का निर्माण करते हैं जिसे सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में यहाँ पर मेथेन का निर्माण हुआ, कार्बन और 4 हाइड्रोजन मिलकर के। यहाँ पर जल का निर्माण हुआ, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर के। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन मिलकर के। तो इस प्रकार ये जो बने यौगिक क्या कहलाते हैं? सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। तो सहसंयोजक यौगिक बनने के लिए हमको क्या महत्वपूर्ण चाहिए? पहला चीज तो चाहिए सहसंयोजक यौगिक आपस में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। दूसरी चीज, सहसंयोजक यौगिक ठोस, द्रव तथा गैस तीनों ही अवस्था में हो सकते हैं।
तीसरी चीज, इनके गलनांक तथा क्वथनांक जो होते हैं अपेक्षाकृत कम होते हैं या निम्न होते हैं, और ये जो होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं तथा जल में अविलय किंतु कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। तो ये सहसंयोजक यौगिकों के क्या होते हैं, गुण होते हैं। तो इस प्रकार हम क्या पढ़ लिए, सहसंयोजक बंध और सहसंयोजक यौगिक। आगे हम देखते हैं आयनिक यौगिक। जैसे हमने सहसंयोजक यौगिक के बारे में पढ़ा उसी प्रकार आयनिक यौगिक भी होगा। आयनिक यौगिक को बनने के लिए क्या चाहिए, आयन चाहिए। हमको मालूम है दो प्रकार के आयन होते हैं, एक होता है धन आयन और दूसरा क्या होता है, ऋण आयन। तो धन आयन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके। जैसे हमारे पास में ये Na है, Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। ये 2 8 और क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, उसी प्रकार Cl ले लेते हैं, Cl का परमाणु क्रमांक 17, ये क्या हो जाएगा, 2 8 और 7। यहां पर एक नियम लागू होगा जिसको बोलते हैं अष्टक नियम, ऑक्टेन लॉ होता है। अष्टक नियम के अनुसार क्या होता है, कोई भी परमाणु अपना 72 कोष पूर्ण करने के लिए यानी अक्रिय विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या करता है, अपने 72 कोष में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है, जिसके लिए या तो उनको इलेक्ट्रॉन का दान करना होता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होता है। तो इलेक्ट्रॉन दान करने से क्या बनता है, धन आयन। ये अगर इलेक्ट्रॉन का दान कर देगा तो यहाँ पर Na+ बन जाएगा। तो Na+ का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब ये 2 और क्या हो जाएगा, 8, एक इलेक्ट्रॉन का दान किया और प्लस हो गया। मतलब यहाँ पर Na जो है ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना लिया, Na+ हो गया और एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर हम Cl की बात करते हैं, 17 है, तो Cl ऋण आयन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण करेगा, तो Cl+ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Cl-। तो इसका 17 है तो इसका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। इस प्रकार ये जो बना एक ऋण आयन और यहाँ पर बना एक धन आयन, इस प्रकार धन आयन और ऋण आयन आपस में एक बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत संयोजक बंध कहते हैं या आयनिक बंध कहते हैं। तथा इस प्रकार आयनिक बंध द्वारा या विद्युत संयोजक बंध द्वारा जुड़कर या मिलकर बना यौगिक जो होता है वह क्या कहलाता है, आयनिक यौगिक कहलाता है। आयनिक यौगिक जो होता है, इस आयनिक यौगिकों के मध्य जो बंध का निर्माण होता है ये मजबूत और स्थिर विद्युत बंध होता है। इनके गलनांक या क्वथनांक जो होते हैं अपेक्षाकृत उच्च होते हैं, क्योंकि प्रायः आयनिक यौगिक जो होते हैं वो क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरी चीज, ये विद्युत के सुचालक होते हैं और अपने जलीय विलयन में इनमें क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये ध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। तो इस प्रकार ये जो यौगिक बनते हैं वो क्या कहलाएंगे, आयनिक यौगिक। मतलब धन आयन तथा ऋण आयन से मिलकर बना यौगिक क्या कहलाएगा, आयनिक यौगिक कहलाता है। और आयनिक यौगिक के निर्माण में जो बंध भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। समझ में आ गया। तो अब आगे हम बढ़ते हैं मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, किसी यौगिक या किसी अणु में उपस्थित मूल अणुओं के सरल अनुपात को व्यक्त करने वाले सूत्र को मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। या किसी यौगिक में उपस्थित मूल अणुओं की संख्या को प्रदर्शित करने वाला सूत्र जो होता है वह क्या कहलाता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्या होता है, H2 और O2 है। अगर इसको डिवाइड करें 2 से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H और O हो जाएगा। तो HO जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या होगा, मूलानुपाती सूत्र होगा। इसी मतलब यहाँ पर इनका अनुपात कितना है, 1:1 होगा। उसी प्रकार ग्लूकोज ले लिए, 6 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 और O आ जाएगा। तो ये CH2O जो है
ये क्या है, ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र है। ये क्या है, मूलानुपाती सूत्र होता है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। तो इस प्रकार ये जो सूत्र होता है ये मूलानुपाती सूत्र कहलाता है, अर्थात यह किसी यौगिक का वह सरलतम सूत्र है जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के सरल पूर्णांकों के अनुपात को व्यक्त करता है। यह होता है मूलानुपाती सूत्र। आगे हम देखते हैं अणुसूत्र। अब जैसे हमने मूलानुपाती सूत्र पढ़े उसी प्रकार अणुसूत्र भी होगा। अणुसूत्र में क्या होगा, किसी यौगिक में उपस्थित संपूर्ण अणुओं की संख्या होगी, है ना। तो संपूर्ण किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संपूर्ण संख्या को व्यक्त करने वाले सूत्र को हम क्या कहते हैं, अणुसूत्र या आणविक सूत्र भी कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड में यहां पर बताया था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 ये इसका अणुसूत्र होता है। ग्लूकोज बताया था, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 ये ग्लूकोज का अणुसूत्र है, क्योंकि उसमें उपस्थित कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संपूर्ण अणुओं की संख्या को क्या कर रहा है, ये व्यक्त कर रहा है। तो अणुसूत्र ज्ञात करने के लिए क्या होता है, ये होता है n इंटू मूलानुपाती सूत्र होता है, जहां n जो होता है एक पूर्णांक होता है, उसकी संख्या होती है। तो इस प्रकार हम इस सूत्र की, यदि किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात हो और उसमें अणुओं की संख्या, मूल अणुओं की संख्या ज्ञात हो, तो हम किसी भी यौगिक का आणविक सूत्र या अणुसूत्र क्या कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। कैसे निर्धारित करेंगे, देखिए हमारे पास एक कार्बनिक यौगिक है, इस कार्बनिक यौगिक में कार्बन 61%, कार्बन, हाइड्रोजन और शेष ऑक्सीजन है। कार्बन का प्रतिशत कितना हो गया, 61%, हाइड्रोजन का परसेंट कितना हो गया, 11.8%। अब शेष ऑक्सीजन है, तो शेष ऑक्सीजन है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 61 प्लस क्या हो जाएगा 11.8, इसको जोड़ दो, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8.2 और ये हो जाएगा 7, 72.8 हो गया। इसको क्या कर दो, 72.8 को 100 से क्या कर दे, माइनस कर देंगे, तो 100 से माइनस करने के लिए 100 माइनस क्या हो जाएगा 72.8, यहाँ पर कुछ नहीं तो 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 9 बचा, 9 में से तो 7 हो जाएगा, फिर 9 में 7 गए 2, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास में आया, कितना आ जाएगा 27 पॉइंट क्या हो जाएगा 2, ये ऑक्सीजन निकल गया। इसी प्रकार अब यहाँ पर सॉरी ये प्रतिशत संख्या यहाँ पर हो गया, प्रतिशत मात्रा हो गया तत्वों की, इनका परमाणु द्रव्यमान हम यहाँ लिख देते हैं, परमाणु द्रव्यमान ये प्रतिशत मात्रा, यहाँ पर एक और एक पॉइंट आ जाता है जिसको हम कहते हैं प्रतिशत मात्रा, ठीक है, जो प्रतिशत मात्रा यहाँ पर दी हुई है। अब प्रतिशत मात्रा, इनका द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना है, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो इस प्रकार हम प्रतिशत मात्रा ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास में इसका परमाणुओं की अपेक्षित संख्या निर्धारित करने के लिए इसकी प्रतिशत मात्रा में क्या करते हैं, द्रव्यमान का भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 61 पॉइंट क्या हो जाएगा 12, यहाँ पर हो जाएगा 11.8 अपॉन 1 और यहाँ पर हो जाएगा 27.2 अपॉन क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। ये डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 5.23 लगभग, ये हो जाएगा 11.8 और यहाँ पर हो जाएगा 1 कुछ 52 ऐसा है 72, 1.72। अब यहाँ पर सरल अनुपात निकालना है, परमाणु में सरल अनुपात, यहाँ पर एक होता है सरल अनुपात, क्या होता है
सरल अनुपात, सरल अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, जो सबसे छोटी संख्या होती है उसको से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 5.23 अपान क्या हो जाएगा 1.73, लगभग 3 आ जाएगा। 1.8 अपान क्या हो जाएगा 1.73, ये लगभग 7 आ जाएगा। और यहाँ पर 1.72 अपान क्या हो जाएगा 1.72, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1। तो हमारे पास में ये जब निकल जाता है तो इसको निकलने के बाद में मूलानुपाती सूत्र अब क्या हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, C है, H है और क्या है, O है। कार्बन की संख्या कितनी है 3, हाइड्रोजन की संख्या 7 और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 1। ये मूलानुपाती सूत्र हमारे पास निकल गया। अब मूलानुपाती सूत्र निकल गया तो यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके द्रव्यमान को जोड़ देंगे। तो कार्बन का 12 गुणित 3 धन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 गुणित 7 धन क्या हो जाएगा 16, बराबर ये हो जाएगा भारतीय 36 धन 7 धन 16 बराबर 59। ये 59 इसका क्या हो गया, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान निकल गया। तो अब यहाँ पर हमको अणुसूत्र निकालना है। तो आणविक सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले हमको अणुओं की संख्या निकालना होगा। तो अणुओं की संख्या मतलब n निकालने के लिए 2 गुणित क्या होता है वाष्प घनत्व, n निकालना है तो ये होता है 2 इंटू क्या होता है वाष्प घनत्व होता है। तो यहाँ पर n बराबर 2 इंटू क्या हो जाएगा वाष्प घनत्व हमारे पास में दिया हुआ है, सॉरी यहाँ अणुभार निकालना है हमको। अणुभार निकालना है तो 2 गुणित वाष्प घनत्व कितना है हमारे पास में 59, तो ये हो जाएगा 118। अब अणुओं की संख्या निकाल देंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्रभार, मूलानुपाती सूत्रभार, इसका मान कितना है 118 और इसका मान 59, ये n बराबर तो ये हो जाएगा 2। अब अणुसूत्र निकालना है तो क्या हो जाएगा अणुसूत्र बराबर 2 इंटू क्या होता है मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र होता है। तो यहाँ पर 2 गुणित क्या हो जाएगा मूलानुपाती सूत्र क्या है C3H7 वो है, डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा C6H14O2, ये जो निकला ये क्या कहलाएगा उस यौगिक का अणुसूत्र निकल गया। ये क्या निकल गया यहाँ पर, ये अणुसूत्र ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार हम किसी भी यौगिक का आणविक सूत्र क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखें रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र क्या होता है, किसी यौगिक को किसी यौगिक को व्यक्त करने के लिए हमें कुछ सूत्रों की आवश्यकता होती है जिनको हम संगठनात्मक सूत्र भी कहते हैं। इन सूत्रों को ही हम क्या कहते हैं रासायनिक सूत्र कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में पानी को हम काय के द्वारा, ये पानी जो होता है जल, इसको हम H2O के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो ये जल का क्या हो गया रासायनिक सूत्र हो गया। उसी प्रकार हाइड्रोजन पराक्साइड ये क्या होता है H2O2, इसका क्या हो गया रासायनिक सूत्र हो गया। उसी प्रकार ग्लूकोज ले लेते हैं तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है C6H12O6, ये रासायनिक सूत्र होता है। मतलब क्या होता है उसके संघटक तत्वों को प्रतीक और उसके परमाणु की संख्या को व्यक्त करने वाले या दर्शाने वाले सूत्र को हम क्या कहते हैं रासायनिक सूत्र कहते हैं। तो इस प्रकार हम रासायनिक सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जल में क्या होता है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन पराक्साइड में क्या होगा 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो गया। उसी प्रकार ग्लूकोज में 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन होता है। इसी प्रकार सुक्रोज और बहुत सारे हम तत्व जिनको हम रासायनिक सूत्रों के द्वारा क्या कर सकते हैं व्यक्त करते हैं। जब तक कि हमको रासायनिक सूत्र द्वारा व्यक्त नहीं करेंगे तब तक कि हम रासायनिक आगे
रासायनिक समीकरण का अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि रासायनिक समीकरण में या रासायनिक समीकरण को व्यक्त करने के लिए या उस परमाणु को दर्शाने के लिए रासायनिक सूत्रों की आवश्यकता होती है। अब चूंकि रासायनिक सूत्रों को ज्ञात करते हैं तो उसका कुछ द्रव्यमान भी होता है, जिसको इकाई द्रव्यमान या सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते हैं। किसी भी अणु में उपस्थित संपूर्ण सूत्र में अलग अलग परमाणुओं का द्रव्यमान उसका क्या कहलाता है? सूत्र द्रव्यमान या सूत्र इकाई द्रव्यमान कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में मैं एक, जैसे NaCl लिखा है, NaCl में सोडियम Na का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23। और Cl है, Cl का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 35.5। अगर इनको हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 5, 8 और 5, 58.5 जो हुआ, इसका क्या हो जाएगा? ये Na प्लस कहां से बना? Cl से। इसका कितना हो गया? 23 प्लस इसका कितना हो गया? 35.5 बराबर ये 58.5 जो निकला वो NaCl का क्या होगा? इकाई द्रव्यमान कहलाएगा। इसी प्रकार अलग अलग बड़े से बड़े सूत्र का निकाल सकते हैं, जैसे C12H22O11 का इकाई द्रव्यमान निकालना है तो इसको निकालने के लिए कार्बन देखना है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 और संख्या इसकी कितनी है? 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 गुणित इसमें कितनी है? 22 धन ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 गुणित क्या हो जाएगा? 11। ठीक है, अब ये हो जाएगा 12 12 144 धन क्या हो जाएगा? 22 धन 16 एकम 16 1 16 176। टोटल को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 2 8 और 4 12 1 8 9 10 10 और 4 14 1 2 और 1 3, ये 342 जो निकला वो क्या हो जाएगा? इस सुक्रोज, एक का सूत्र होता है, सुक्रोज का सूत्र होता है। इस सुक्रोज का क्या है? ये सूत्र इकाई द्रव्यमान होता है। आगे हम इसी प्रकार अगर देखेंगे तो क्या होता है? बहुपरमाणुक आयन। अब बहुपरमाणुक आयन क्या होता है? हम परमाणुक आयन तो देखे, जैसे सोडियम एक परमाणु है, तत्व है, इसको हमने Na में कन्वर्ट कर दिया तो सोडियम आयन हो गया। Cl देखें, माइनस में कन्वर्ट कर दिए, ये माइनस, तो ये आयन है जिसको हम इकाई आयन कहते हैं, क्योंकि ये इकाई का मतलब एक होता है, एक ही आयन है इसलिए इसको इकाई आयन। लेकिन यदि मान लो दो तत्वों से मिल जाए या दो परमाणुओं से मिल जाए, जैसे मान लो N और O से मिला करके मैंने NO बना दिया और इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए NO3 या NO3, तो इस पर डबल माइनस आ गया। ये क्या हो गया? दो अलग अलग परमाणु, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन से मिला है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? बहुपरमाणुक। चूंकि इस पर एक चार्ज है, आयन है, इसलिए इसको हम बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। उसी प्रकार हम NH3 लेते हैं, इस पर एक प्लस चार्ज होता है, ये 4 परमाणु से मिलकर बना होता है। कैसे? 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, और ऊपर चार्ज है मतलब आयन है। तो बहुपरमाणुक आयन धन आयन भी हो सकते हैं और ऋण आयन भी हो सकते हैं, जो एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और ये बहुपरमाणुक आयन जो होते हैं आपस में रासायनिक बंध बनाते हैं, खासकर सहसंयोजक बंध पाया जाता है इनके मध्य। बहुपरमाणुक आयनों के मध्य सहसंयोजक बंध होता है। अब हमको ऐसा लगता है कि प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो शायद ये आयनिक बंध बनाते होंगे, लेकिन आयनिक बंध न बना करके क्या बनाते हैं? ये सहसंयोजक बंध बनाते हैं, और सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ करके एक जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे कैल्शियम, ये CO3 से अगर मान लो जुड़ जाता है तो ये बना लेता है CaCO3। जैसे Fe हो गया, ये SO4 से जुड़ जाता है तो ये बना लेता है FeSO4। तो इस प्रकार ये जो यौगिक बनते हैं ये क्या होते हैं? जटिल यौगिक कहलाते हैं, जो बहुपरमाणुक आयनों के द्वारा निर्मित होते हैं। इसी प्रकार हम यहाँ पर देखें कि एकल इकाई व्यवहार, मतलब अभी जैसे बताया मैंने
कि ये क्या होते हैं, एक इकाई के रूप में क्या होते हैं, संगठित होते हैं, एक संगठन के रूप में पाए जाते हैं। और इन आयन परमाणु, इनके मध्य क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आपसी साझा होता है। और पहले ही बताया जा चुका है कि इलेक्ट्रॉनों की आपसी साझेदारी से बनने वाले बंध को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। अर्थात बहुपरमाणुक यौगिकों का निर्माण करने के लिए बहुपरमाणुक आयन जो होते हैं आपस में सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। तो जैसे अब आयन बने, और एक चीज इसमें खासियत है, इसको कैसे जानेंगे, तो इसको जानने के लिए जितने भी बहुपरमाणुक यौगिक होते हैं उनके बाह्यतम कोश, मतलब उनमें 8 प्रत्यय लगाया जाता है, जैसे कार्बोनेट, सल्फेट, कोबाल्टेट, इस प्रकार 8 प्रत्यय लगाते हैं। अगर 8 प्रत्यय लगा है इसका मतलब समझिए कि उसमें क्या है, बहुपरमाणुक आयन जुड़ा हुआ है। तो ये अधिकांशतः धात्विक यौगिकों के साथ में आयन जुड़ करके बहुपरमाणुक यौगिकों का निर्माण होता है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, कैल्शियम फास्फेट CaPO4। तो इस प्रकार यहाँ पर ये जो है ये बहुपरमाणुक आयन होते हैं, और इन बहुपरमाणुक आयन के द्वारा जुड़ करके जो यौगिक बने ये क्या कहलाते हैं, बहुपरमाणुक यौगिक कहलाते हैं। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। आगे फिर दूसरे दिन नया चैप्टर लेकर के पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।